हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स में अक्टूबर माह के फुल डिटेल करंट अफेयर्स को। यानी इसमें हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इस लेक्चर को एंड तक जरूर सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602219713 और दूसरा नंबर है 8770536009। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। तो दोस्तों इसको आप अभी परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 152वीं जयंती। यानी 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई गई है। और दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। और 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी मनाया जाता है। तो ये भी महात्मा गांधी की जयंती पर ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं? आंसर है इसका 100। यानी लुइस हैमिल्टन ने 100 फार्मूला 1 रेस जीती हैं। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये मर्सिडीज के रेसर हैं और ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। लुइस हैमिल्टन रूसी ग्रैंड प्रिक्स में जीत के साथ ही 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे बनाया गया है? आंसर होगा इसका दोस्तों चाचा चौधरी को। दोस्तों जल संसाधन मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि जो नमामि गंगे कार्यक्रम है उसका शुभंकर चाचा चौधरी को बनाने का फैसला लिया गया है। बात कर लेते हैं चाचा चौधरी की। तो चाचा चौधरी एक भारतीय कॉमिक बुक का चरित्र है जिसे अपने तेज दिमाग के लिए जाना जाता है। और दोस्तों चाचा चौधरी जो कॉमिक बुक है ये बच्चों और बड़ों के बीच बहुत ही लोकप्रिय रही है। और इसके रचनाकार कौन है? कार्टूनिस्ट प्राण, यानी प्राण जो हैं इनके द्वारा इस कार्टून को बनाया गया था। दोस्तों जो ये कार्यक्रम है यानी जिसमें चाचा चौधरी को शुभंकर बनाया गया है, तो उसमें क्या किया जाएगा कि बच्चों में गंगा और अन्य नदियों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी वीडियो के माध्यम से। यानी एनिमेटेड वीडियो बनाए जाएंगे और वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जगह जगह पर। तो बच्चे उससे जागरूक होंगे कि वो गंगा और अन्य नदियों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाएं। दोस्तों बात करें जल शक्ति मंत्रालय की, तो उसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट ने बोतल बंद पानी पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है? यानी बोतल बंद पानी को बैन कर दिया है। आंसर है इसका सिक्किम। दोस्तों सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2022 से सिक्किम में मिनरल वाटर अब बंद हो जाएगा, यानी उस पर बैन लगा दिया गया है। दोस्तों प्रेम सिंह तमांग का कहना है कि सिक्किम में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, जिसके चलते वहां पर ताज़ा और अच्छी क्वालिटी का पानी उपलब्ध हो जाता है पीने के लिए। इसलिए अब सिक्किम में बोतल बंद मिनरल वाटर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब उसे 1 जनवरी 2022 से बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म बाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों ये बाडा कोलम चावल जो है वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो इनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों इन्हें झीनी चावल या जिनी चावल के नाम से भी जाना जाता है और ये महाराष्ट्र के पालघर के बाडा तहसील में मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। इनका रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी को जीता गया है? तो आंसर होगा इसका एफसी गोवा। यानी जो एफसी गोवा की टीम है उसने डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी को जीता है। दोस्तों डूरंड कप को याद रखिएगा कि यह फुटबॉल से रिलेटेड कप है और ये भारत का और एशिया का भी सबसे पुराना टूर्नामेंट है फुटबॉल का। तो दोस्तों किन किन टीमों के बीच फाइनल मुकाबला हुआ था 2021 का? तो वो हुआ था फुटबॉल क्लब गोवा और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के बीच में। तो एफसी गोवा यानी फुटबॉल क्लब गोवा ने 1-0 से हराया है किसको? मोहम्मडन स्पोर्टिंग को। दोस्तों याद रखिएगा कि गोवा को जीत के साथ 40 लाख रुपए की राशि मिली और इसके बाद जो मोहम्मडन स्पोर्टिंग है उसे 20 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों डूरंड कप प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होता है और यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। साल 1888 में शिमला में भारत में पहली बार फुटबॉल प्रतियोगिता यानी डूरंड कप आयोजित हुआ था। आज भी इस खेल की दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी प्रतियोगिता है, यानी जो दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी प्रतियोगिता है फुटबॉल की वो कौन है? डूरंड कप है।
अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साल 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका डेविस जूलियस और अर्देम पेटापाउटियन। दोस्तों 2021 का जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है? अमेरिका के डेविड जूलियस और अर्देम पेटापाउटियन को। तो दोस्तों इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। अब हम जान लेते हैं कि इन दोनों लोगों को क्यों दिया गया है। तो दोनों को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है वो कौन सी संस्था देती है? तो कोरेंस्का इंस्टीट्यूट जो है, जो कि स्वीडन में है, वो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार देती है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1901 से दिए जाते हैं और इसकी स्थापना जो है वो साल 1900 में की गई थी। इसकी जो संस्था है, जो संस्था देती है इसको, उसकी स्थापना 1900 में की गई थी और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो आंसर है इसका श्रीलंका, यानी भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। याद रखना है कि जो मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये श्रीलंका में हुआ है, यानी इस बार का जो मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये कहाँ हुआ है? श्रीलंका में हुआ है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीबी संबंध को बढ़ाना और आतंकवाद रोधी अभियानों में बेहतर प्रक्रियाओं को साझा करना। तो दोस्तों इसका आयोजन आपको याद रखना है, श्रीलंका के अम्पारा में स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में इसका आयोजन हुआ है। जो 2021 का मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है ये 8वां संस्करण का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे स्टडीकर को सपोर्ट मिल सके और आपके दोस्तों को भी आपकी हेल्प मिल सके। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो उनके नाम है दोस्तों बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, यानी इन दोनों लोगों को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा उनके नाम क्या हैं? बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। दोस्तों इन दोनों लोगों को किस लिए दिया गया है? तो आप ध्यान से सुनिएगा। एसीमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस पर रिसर्च के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। इन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाने वाले एक टूल का भी निर्माण किया है। तो इन दोनों चीजों के लिए इन्हें रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों साल 1901 से लेकर 2021 तक अब तक 113 बार 188 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईपीएल में किसी एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा आईपीएल के इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं। और रोहित शर्मा ने केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ 1000 रन बनाने का बहुत ही अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों अगर हम बात करें आईपीएल की तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। इसका पहला संस्करण हुआ था 2008 में और इसमें जो विजेता टीम थी 2008 में वो थी राजस्थान रॉयल्स और उपविजेता टीम थी कौन? चेन्नई सुपर किंग्स। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई में हुआ जिसमें मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की। और 2021 का जो आईपीएल हुआ है दोस्तों उसमें किसने जीत हासिल की है? तो उस टीम का नाम है चेन्नई सुपर किंग्स। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? यानी हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया है। तो क्या कर दिया गया है? उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क। क्या कर दिया गया है दोस्तों? रामगंगा नेशनल पार्क। तो उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम जल्द ही बदल दिया जाएगा। इस नेशनल पार्क का अब नया नाम क्या होगा? रामगंगा नेशनल पार्क। और हुआ क्या था दोस्तों, केंद्रीय वन और पर्यावरण राज्य मंत्री हैं अश्विनी चौबे, तो उन्होंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दौरा किया था और उन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है कि अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम होगा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी 1936 में और उस समय जब इसकी स्थापना की गई थी 1936 में तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिमैक्स 21 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो जिमैक्स 21 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ये हुआ है भारत और जापान के बीच। दोस्तों यह कौन सा संस्करण हुआ है? जिमैक्स का 5वां संस्करण हुआ है 2021 में और ये हुआ है 6 से 8 अक्टूबर 2021 के बीच में। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जिमैक्स 21 संयुक्त अभ्यास है ये हुआ है अरब सागर में। दोस्तों दोनों देशों के बीच पहला नौसेना अभ्यास जनवरी 2012 में हुआ था, यानी जो जिमैक्स है इसका पहला अभ्यास हुआ था 2012 में।
दोस्तों जिमैक्स 21 का मुख्य उद्देश्य समुद्री संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम में कई उन्नत अभ्यासों के संचालन के माध्यम से परिचालन प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ को डेवलप करना और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर है इसका अब्दुल राज़क गुरनाह है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने लेक्चर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, जिससे हमारा हौसला बढ़ जाए और दोस्तों हमारी हेल्प भी हो सके। तो दोस्तों याद रखिएगा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 2021 का? तो उनका नाम है अब्दुल राज़क गुरनाह है। दोस्तों साल 2021 का साहित्य पुरस्कार दिया गया है तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल राज़क गुरनाह को, यानी ये अब्दुल राज़क गुरनाह तंजानिया देश से संबंधित हैं और तंजानिया के ये उपन्यासकार हैं। दोस्तों स्वीडिश एकेडमी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा है कि अब्दुल राज़क गुरनाह ने अपनी लेखनी के माध्यम से उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों को लेकर काफी कुछ लिखा है। अगर हम बात करें 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार की, तो ये दिया गया था अमेरिका की कवयित्री लुइस ग्लुक को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है दोस्तों, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उनका नाम है मारिया रेसा और दमित्री मुरातेव, यानी दो लोगों का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसको किसको दोस्तों? मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को। फिलीपींस की हैं पत्रकार मारिया रेसा और रूस के पत्रकार हैं दमित्री मुरादेव। तो इन दोनों लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति का। दोस्तों अगर हम बात करें मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव की, तो इन दोनों लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है, जिसके लिए इन्हें साल 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है RV मलिमथ, यानी रवि विजय कुमार मलिमथ जो है, उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर 8 हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। तो आप इनको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज प्रकाश श्रीवास्तव को कोलकाता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। दोस्तों मेघालय हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंजीत मोरे को मेघालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा को तेलंगाना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश RV मलिमथ को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। दोस्तों इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार को गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे प्रशांत कुमार मिश्रा, तो उन्हें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से कुछ तबादले भी किए गए हैं, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश AA कुरैशी का राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला किया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफी का हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में तबादला किया गया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश AK गोस्वामी का छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में तबादला किया गया है और मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमाद्दर का तबादला सिक्किम हाईकोर्ट में कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयर इंडिया को किसने लगभग 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो दोस्तों इसका आंसर है टाटा सन्स ने, यानी टाटा सन्स के द्वारा एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया है। तो दोस्तों लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया की कमान अब टाटा समूह के हाथों में आ गई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के परमाणु बम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है? तो उनका नाम, उस देश का नाम है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक हैं अब्दुल कादिर खान, तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों याद रखिएगा कि अब्दुल कादिर खान का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान का रक्षक भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ये पाकिस्तान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कन्याकुमारी लौंग को GI टैग प्रदान किया गया है। यह कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? आंसर इसका तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी, तो वहां की लौंग को
यानी कन्याकुमारी के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें पाई जाने वाली लौंग को कौन सा टैग दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। और दोस्तों ये जो लौंग है कन्याकुमारी के आसपास पाई जाने वाली, यह अपनी सुगंध के लिए जानी जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनके नाम है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस। दोस्तों इन तीनों अर्थशास्त्रियों को 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इन्हें क्यों दिया गया है। तो डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस ने हमें श्रम बाजार के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है और इन्होंने दिखाया है कि प्राकृतिक प्रयोगों के कारण और प्रभाव के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दोस्तों ये तीनों अर्थशास्त्री अमेरिका से संबंधित हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन सी संस्था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो उस संस्था का नाम है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, जो कि स्वीडन में है। दोस्तों अब हम सभी नोबेल पुरस्कार को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी क्षेत्रों में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, तो उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है सीरो मानावे, जो कि अमेरिका के हैं, और क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जियो पारसी को, यानी 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है भौतिक विज्ञान का। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2 लोगों को, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। दोस्तों मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया है डेविड जूलियस और लेबनन पेटापाउटियन को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है अब्दुल राजा गुरनाह, जो कि तंजानिया के हैं, और नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है मारिया रेसा, फिलीपींस की हैं, और दमित्री मुरातोव, जो कि रूस के हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत कब की गई? तो आंसर इसका 11 अक्टूबर। दोस्तों 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो इसरो है, जो कि एक सरकारी संस्था है, यह अब प्राइवेट संस्थाओं को भी सहयोग देगी, यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको भी इसरो अब सहायता देने वाली है। तो दोस्तों जो अंतरिक्ष संघ की स्थापना की गई है, इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं, यानी संस्थापक कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो इनके नाम सुन लीजिएगा। लॉर्सन एंड टर्बो, नेल्को, वनवेव, मैप माई इंडिया और बाल चंदन नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी। तो इन सभी कंपनियों ने मिलकर के भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना की है। दोस्तों जो इसरो होगा इन सभी कंपनियों को अब हेल्प करेगा अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने के लिए। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी। इसके वर्तमान में प्रशासक कौन है? डॉक्टर के शिवान। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? आंसर होगा इसका दिल्ली, यानी दिल्ली में देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और दोस्तों इसकी शुरुआत किसने की है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और देश के मेंटर कार्यक्रम के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? सोनू सूद हैं। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों कि जो दिल्ली की जो सरकारी स्कूल हैं उसमें पढ़ने वाले 1 से लेकर के 10 छात्रों को कोई व्यक्ति गोद ले सकता है और उनको उनके मेंटर के रूप में काम कर सकता है। यानी मान लिया कि अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफल व्यक्ति है और वो दिल्ली के स्कूलों के 1 से लेकर के 10 छात्रों को गोद लेना चाहता है, तो उन 1 से 10 छात्रों का वो मेंटर बन सकता है और उन्हें समय समय पर मोटिवेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी में कब से शुरू हुआ है? तो आंसर है इसका 12 अक्टूबर से। दोस्तों मालाबार युद्धाभ्यास में कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और इसका आयोजन हुआ है बंगाल की खाड़ी में। और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो 12 से 15 अक्टूबर के बीच में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो मालाबार युद्धाभ्यास में 4 देश शामिल होते हैं। कौन कौन से? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इनकी नौसेनाएं शामिल होती हैं। दोस्तों मालाबार युद्धाभ्यास का पहला चरण हुआ था 26 से 29 अगस्त 2021 के बीच में पश्चिमी प्रशांत महासागर में, और ये दूसरा अभ्यास हुआ है अभी वर्तमान में। दोस्तों मालाबार युद्धाभ्यास के दूसरे चरण में अमेरिका की तरफ से परमाणु सक्षम विमान वाहक पोत कार्ल विल्सन को तैयार किया गया है, तैनात किया गया है, और भारत की तरफ से INS रणविजय और INS सतपुड़ा ने हिस्सा लिया है। दोस्तों मालाबार युद्धाभ्यास की जो शुरुआत है वो 1992 से हुई थी, और इसमें पहले भारत और अमेरिका शामिल था, लेकिन बाद में इसमें जापान इसका सदस्य बना और हाल ही में पिछले साल ऑस्ट्रेलिया भी इसका सदस्य बन गया। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 2022 महिला विश्व कप के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया गया है? यानी दोस्तों जो फीफा अंडर 17 2022 का महिला विश्व कप है ये होने वाला है भारत में, तो इसके लिए एक शुभंकर का अनावरण किया गया है। तो इस शुभंकर का नाम है इभा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं।
फीफा अंडर 17 2022 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में 11 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच होने वाला है। तो इसके लिए हाल ही में ऑफिशियल तौर पर एक शुभंकर का अनावरण किया गया है। तो इसका नाम है इभा। दोस्तों इभा एक एशियाई शेरनी है जो कि महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। इभा का उद्देश्य भारत और दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने के लिए प्रेरित करना। दोस्तों फीफा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। स्थापना कहाँ हुई थी? पेरिस फ्रांस में हुई थी। लेकिन याद रखिएगा, भले फीफा की स्थापना पेरिस में हुई थी लेकिन इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों फीफा फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है, यानी पूरे विश्व में जितनी भी फुटबॉल होती है उसका नियंत्रण किसके पास होता है? फीफा के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आंसर है इसका दोस्तों प्रियंक कानूनगो, यानी प्रियंक कानूनगो फिर से एनसीपीसीआर के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? 5 मार्च 2007 को। और किस अधिनियम के तहत की गई थी? एनसीपीसीआर अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है और इसमें जो 0 से लेकर के 18 वर्ष के आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं उन्हें बालकों के रूप में परिभाषित किया गया है। और उन्हीं के अधिकारों के लिए काम कौन करता है? एनसीपीसीआर, यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। दोस्तों अगर हम बात करें प्रियंक कानूनगो की, तो इन्हें एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनका नया कार्यकाल 17 अक्टूबर से शुरू हुआ है। दोस्तों इनको पहली बार 2018 में नियुक्त किया गया था अध्यक्ष के रूप में, यानी एनसीपीसीआर के अध्यक्ष कब बने थे प्रियंक कानूनगो? साल 2018 में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2021 को अपने नाम किया है? आंसर इसका भारत। दोस्तों सैफ चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में हुआ है और सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। दोस्तों इसके द्वारा एक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया 1 से लेकर 16 अक्टूबर तक और भारत ने इस चैंपियनशिप को जीता 8वीं बार। उप विजेता टीम रही है नेपाल और तीसरा स्थान रहा है मालदीव का। चौथा स्थान बांग्लादेश का था और टॉप स्कोरर के रूप में सुनील छेत्री को चुना गया जिन्होंने 5 गोल किए और बेस्ट प्लेयर भी चुने गए हैं सुनील छेत्री जो कि भारत के कप्तान हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्स युद्धाभ्यास 21 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? आंसर है इसका अमेरिका, यानी एक्स युद्धाभ्यास 21 का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। और दोस्तों याद रखिएगा इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है एल्मेडार्फ रिचर्डसन मिलिट्री बेस अलास्का में हुआ है और 15 से 29 अक्टूबर के बीच हुआ है दोस्तों। और इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के निर्देश पर आतंकवाद का सामना करना और उसे हराने के लिए ट्रेनिंग लेना। दोस्तों इस अभ्यास में अमेरिका की तरफ से 300 जवान शामिल हुए और भारतीय सेना की तरफ से 350 जवान शामिल हुए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो उनका नाम है दिव्या देशमुख। और दोस्तों याद रखिएगा भारत की पहली ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो उनका नाम था एस विजयलक्ष्मी जो कि साल 2000 में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी। दोस्तों दिव्या देशमुख की बात करें तो ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और अभी उनकी उम्र केवल 15 साल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में पहली फिल्म की शूटिंग की गई है? तो दोस्तों उस देश का नाम है रूस, यानी रूस ऐसा पहला देश बन गया है दुनिया का जिसने अंतरिक्ष में किसी फिल्म की शूटिंग की है। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा इस फिल्म का नाम है चैलेंज और इसके 40 से 45 मिनट का जो सीक्वेंस था उसको शूट किया गया है कहाँ पर? अंतरिक्ष में। और दोस्तों जो यहाँ से मेंबर गए थे यानी जो अभिनेता थे और निर्देशक थे वो यहाँ से अंतरिक्ष गए थे और वहाँ पर उन्होंने 12 दिन बिताए और वहाँ पर अंतरिक्ष में इन्होंने इस फिल्म की शूटिंग की है। कहाँ पर की है दोस्तों? अंतरिक्ष में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस गवर्नमेंट के द्वारा मेरा घर मेरा नाम योजना की शुरुआत की है? तो आंसर है इसका पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति लाल लकीर के अंदर रह रहे हैं उन सभी व्यक्तियों को उनके घरों का मालिकाना हक दिया जाएगा। दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी, तो उनके द्वारा ये ऐलान किया गया है। बात आई है लाल लकीर। तो दोस्तों लाल लकीर जमीन का ऐसा हिस्सा है जिसका उपयोग खेती के लिए नहीं किया जाता है बल्कि यहाँ पर लोग रहते हैं।
अगला क्वेश्चन है T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है साकिब अल हसन। दोस्तों बांग्लादेश के ऑलराउंडर है साकिब अल हसन, तो उन्होंने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। उनके बाद हैं लसित मलिंगा जो कि श्रीलंका के हैं, इन्होंने 89 मैचों में 108 विकेट लिए हैं, यानी लसित मलिंगा ने 89 मैचों में 108 विकेट लिए हैं। और दोस्तों सॉरी, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, लसित मलिंगा ने 84 मैचों में 107 विकेट लिए हैं और साकिब अल हसन ने 89 मैचों में 108 विकेट लिए हैं। और इसके बाद तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी, जिन्होंने 83 मैचों में 99 विकेट लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है? तो उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो स्कूल और कॉलेज हैं वहां पर औषधीय गुण वाले पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और इन पेड़ पौधों के गुणों से छात्र छात्राओं और अभिभावकों को अवगत कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्ब्स इंडिया के द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान हासिल हुआ है? तो उनका नाम है रश्मिका मंदाना। यानी फोर्ब्स की सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में रश्मिका मंदाना पहले स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा कब से शुरू हुई है? आंसर इसका 18 अक्टूबर से। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की चौथी आम सभा का आयोजन 18 से लेकर 21 अक्टूबर के बीच हुआ है और इसकी अध्यक्षता की है भारत के बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने। और इस पर दोस्तों एक रोड मैप बनाया गया है कि आने वाले समय में किस प्रकार से हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इसका दुबई सरकार। यानी जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने दुबई सरकार के साथ, यानी जो दुबई की गवर्नमेंट है उसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों जो दुबई की सरकार है और जो जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन है वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट, औद्योगिक पार्कों, IT टावरों, बहुउद्देशीय टावरों, लॉजिस्टिक और मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए दुबई गवर्नमेंट के साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों इससे क्या होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य में निवेश को आकर्षित किया जाएगा और दोस्तों इसके बाद एक सबसे बड़ा संदेश जाएगा कि जो भारत है वो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया गया? आंसर है इसका दोस्तों 20 अक्टूबर को। यानी 20 अक्टूबर को हर साल विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो यह हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है जिसमें खनिज तत्वों की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और इतनी कमजोर हो जाती हैं दोस्तों कि हमारी थोड़ी सी चोट लगने पर वो हड्डियां टूट जाती हैं। दोस्तों हर साल ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को और इसका उद्देश्य है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। पहली बार ये मनाया गया था 20 अक्टूबर 1996 को। 2021 की थीम क्या है? तो हड्डियों की मजबूती की सेवा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में कौन सा राज्य साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? आंसर है इसका नागालैंड। दोस्तों नागालैंड ऐसा राज्य बन जाएगा जो कि साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन करेगा और ये नागालैंड में 15 जनवरी 2022 से शुरू होगा। दोस्तों इसका आयोजन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में होगा और याद रखिएगा कि जो साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है यह एक प्रकार की एथलेटिक्स प्रतियोगिता है जिसमें नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और भारत के एथलीट शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी टॉप पर पहुंच गया है? उस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों पायस जैन। क्या नाम है दोस्तों? पायस जैन। दिल्ली के हैं पायस जैन, तो वो भारत के एक उभरते टेबल टेनिस प्लेयर हैं और उन्होंने लड़कों के अंडर 17 वर्ग में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और वो अब विश्व की टॉप रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। इसके पहले यह उपलब्धि की थी हासिल मानव ठक्कर ने, जिन्होंने अंडर 21 वर्ग में नंबर 1 रैंकिंग पर नाम हासिल किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उस देश का नाम है उत्तर कोरिया। यानी दोस्तों उत्तर कोरिया के द्वारा एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। दोस्तों जो मिसाइल दागी गई है उस मिसाइल की जो अधिकतम ऊंचाई थी वो 60 किलोमीटर थी और इसने जो दूरी हासिल की थी वो थी 450 किलोमीटर।
दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? तो बैलिस्टिक मिसाइल को हम समझ लेते हैं, जब किसी मिसाइल के साथ दिशा बताने वाला यंत्र लगा दिया जाता है तो उस मिसाइल को हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? उस स्थान का नाम है कुशीनगर। यानी कुशीनगर में दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी इंटरनेशनल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। और दोस्तों ये जो हवाई अड्डा बना है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे इस पहल को बहुत ही मजबूती प्रदान होगी। दोस्तों जब इसका उद्घाटन किया गया तो यहाँ पर श्रीलंका एयरलाइंस की एक उड़ान को उतारा गया और यहाँ पर श्रीलंका से कई बौद्ध भिक्षु आए थे और उनके साथ कई हस्तियां भी आई थी। दोस्तों बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ निशानियां भी लेकर आए थे। बात करें दोस्तों कुशीनगर की तो यह एक इंटरनेशनल बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो याद रखना है कि कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी अंतिम समय उन्होंने यहीं पर बिताए थे। दोस्तों कुशीनगर बौद्ध परिपथ का सेंट्रल पॉइंट है और इस परिपथ में लुम्बिनी, सारनाथ और गया भी शामिल हैं। यानी जितने भी बौद्ध से संबंधित स्थल हैं उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसे बौद्ध सर्किट कहा जा रहा है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कुशीनगर। तो अब जब ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है तो इससे क्या होगा कि कुशीनगर के अलावा जितने भी गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान हैं उन तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें कुशीनगर हवाई अड्डे की तो इस हवाई अड्डे का जो रनवे है वो उत्तर प्रदेश के जितने भी हवाई अड्डे हैं उनमें सबसे बड़ा है और यहाँ पर वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट को भी आसानी से उतारा जा सकता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं तो उनके नाम सुनिएगा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 को जारी किया गया है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? आंसर इसका 71वां, यानी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का 71वां स्थान है। और जो 2021 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है यह इसका 10वां संस्करण है। दोस्तों इसको डिजाइन किसने किया है? इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। दोस्तों 113 देशों को शामिल किया गया था वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में और उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 71वां है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 75वें, श्रीलंका 77वें, नेपाल 79वें और बांग्लादेश 84वें स्थान पर है, जबकि चीन जो है वो 34वें स्थान पर है। तो दोस्तों इसमें यानी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कुछ देशों को एक साथ शीर्ष रैंक पर रखा गया है। उनके नाम है आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और अमेरिका। तो इन सभी लोगों को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो उस राज्य सरकार का नाम है मध्य प्रदेश सरकार। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कौन? शिवराज सिंह चौहान। तो उनके द्वारा एक घोषणा की गई है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो गरीब आदिवासी परिवार हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए क्या किया जाएगा कि जो राशन है जो कि उचित मूल्य की दुकान से दिया जाता है उसको उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। किन क्षेत्रों में? आदिवासी क्षेत्रों में। वर्तमान में यह योजना 16 जिलों के 74 विकास खंडों के लगभग 7511 गांवों में लागू की गई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कोरोना टीकाकरण के कितने आंकड़े को छू लिया है? तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि भारत ने 100 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है और इसके पहले चीन ऐसा देश था जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को छुआ था और भारत दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को छुआ है वैक्सीनेशन के। दोस्तों भारत में वैक्सीनेशन का काम 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था और फिर इसके बाद 9 महीने बाद यानी अक्टूबर में भारत ने 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि भारत में पहला टीका किसे लगा था? तो मनीष कुमार को लगा था जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। और 100 करोड़ बार टीका किसे लगा है? बनारस के अरुण राय को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर इसका दीपिका पादुकोण, यानी दीपिका पादुकोण जो होंगी वो एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। यानी जो महिलाओं के लिए कपड़े बनाए जाते हैं दोस्तों उनके प्रचार के लिए एडिडास ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है इसका दोस्तों गोवा, यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा गोवा में।
इसकी सूचना किसने दी है? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने। दोस्तों इसके अलावा इस बार यानी 2021 में इस महोत्सव में OTT प्लेटफॉर्म को भी शामिल किया गया है और इसका आयोजन 20 से लेकर 28 नवंबर के बीच में होगा। दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना 1952 से हुई थी और इसका आयोजन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सहित किन देशों ने नया क्वाड बनाने का फैसला लिया है? तो उन देशों का नाम है अमेरिका, इजराइल, UAE और भारत। दोस्तों यह जो 4 देशों का ग्रुप होगा इसे क्वाड कहेंगे और यह एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम होगा, यानी ये सभी लोग इकोनॉमिक के स्तर पर जुड़ेंगे, यानी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को साझा करेंगे। 4 देश कौन कौन से देश? अमेरिका, भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात। इसमें जो ये क्वाड की बैठक थी यानी जो नया क्वाड बना है उसकी बैठक में कौन कौन शामिल हुए थे? तो याद रखिएगा, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, इजराइल के विदेश मंत्री यायर लॉपिड और UAE के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान शामिल हुए थे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों, जिससे स्टडीकर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है? तो आंसर इसका फैजाबाद जंक्शन, यानी फैजाबाद जंक्शन का अब नया नाम क्या होगा? अयोध्या कैंट होगा। इसकी घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने। दोस्तों हाल ही में कुछ नाम बदले गए हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मिड डे मील योजना को PM पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। अब लोकसभा और राज्यसभा टीवी को संसद टीवी। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश में है उसको राजा शंकर साय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। सहारनपुर विश्वविद्यालय को मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों हिसार हवाई अड्डे को महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाएगा और पुणे आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम का नाम बदल करके नीरज चोपड़ा स्पोर्ट स्टेडियम कर दिया गया है। इसी प्रकार से राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अलीगढ़ का भी नाम बदला गया है जो कि उत्तर प्रदेश में इसका नाम अब हरिगढ़ कर दिया गया है। और दोस्तों मुंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम जो कि उत्तर प्रदेश में है उसका नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान में सुअर की किडनी का पहला सफल ट्रांसप्लांटेशन किस देश में हुआ है? तो उस देश का नाम है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका की जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है उसके वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने क्या क्या किया है कि जो सुअर की किडनी है उसको एक महिला में ट्रांसप्लांट किया है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन, यानी जीनो ट्रांसप्लांटेशन का अर्थ ये हुआ कि जानवर के ऑर्गन का मनुष्य में ट्रांसप्लांट करना। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जिस महिला में इस किडनी को लगाया गया है वो महिला पूरी तरह से स्वस्थ है और उसमें वो किडनी काम कर रही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 100% टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो दोस्तों आंसर है इसका प्रतापगढ़, यानी प्रतापगढ़ जिले में जो कोविड-19 है उसका वैक्सीनेशन 100% हो गया है। यानी जो प्रतापगढ़ है उसमें कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका फर्स्ट डोज जितने भी पात्र लोग थे उन सभी को लग चुका है। उसकी जानकारी दी है राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में पाकिस्तान और किन 3 नए देशों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों आंसर है इसका तुर्की, जॉर्डन, माली, यानी 3 नए देशों को शामिल किया गया है। पाकिस्तान पहले से शामिल था, यानी कि जो आतंकवाद को पनाह देने वाला देश है, भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसको अगले साल अप्रैल तक FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा 3 और नए देश शामिल किए गए हैं, जॉर्डन, माली और तुर्की। दोस्तों जिन देशों को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है उन देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार की फंडिंग नहीं की जाती है, यानी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनको फाइनेंशियल सहायता नहीं देता है। दोस्तों FATF का जो मुख्य उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और आतंकवादियों को जो फंडिंग होती है उसके खतरे से निपटना। FATF की स्थापना 1989 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अध्यक्ष हैं इसके मार्कस प्लेयर और इसके सदस्य देश हैं 39। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? तो उस स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ में श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो ये मेडिकल स्टोर होंगे इसमें 50 से लेकर 71% तक कम कीमत की दवाइयां उपलब्ध होंगी। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। तो इनके द्वारा
जब इस योजना की शुरुआत की गई है तो इसमें 84 दुकानों की शुरुआत की गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने कितने राजदूतों को अपना देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो आंसर इसका 10 देशों के राजदूतों को अपना देश छोड़ने का आदेश दिया है। ऐसा क्यों किया है दोस्तों? याद रखिएगा कि तुर्की के जेल में बंद है एक समाज सेवक, तो उनको रिहा करने के लिए इन 10 देशों ने सिफारिश की थी तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन से। तो इसके बाद वहां के राष्ट्रपति गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि इन देशों के जो राजदूत हैं इनको बाहर किया जाए और उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी अस्वीकार व्यक्ति घोषित कर दिया। और जिसको पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया जाता है उसको उस देश से निकलना पड़ता है। तो दोस्तों वो देश कौन कौन से हैं जिनके राजदूत बाहर किए गए हैं यानी बाहर करने का आदेश दिया गया है? तो नाम है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और न्यूजीलैंड। यानी ये सभी देश के जितने भी राजदूत होंगे उनको बाहर किया जाएगा टर्की से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों को फ्री एजुकेशन देने की घोषणा की है? तो उस स्टेट का नाम है हरियाणा। यानी हरियाणा में अब कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की जो पढ़ाई है वो फ्री हो गई है। क्योंकि पहले 1 से लेकर 8 तक की जो पढ़ाई थी वो बिल्कुल फ्री थी, लेकिन अब हरियाणा में 9 से लेकर के 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से निःशुल्क हो गई है और जो बच्चे होंगे उनको अब फ्री बुक भी दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सिजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? आंसर होगा इसका चीन। यानी चीन के द्वारा सिजियान 21 नामक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। दोस्तों यह जो सिजियान 21 नामक सैटेलाइट है यह क्या काम करेगा कि जो स्पेस का मलबा है उसको कम करने वाली टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग करेगा और उसकी वेरिफिकेशन करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार करके सरकार को भंग करने का फैसला लिया है? यानी उस देश में आपातकाल लागू हो चुका है। आंसर इसका सूडान। यानी सूडान की जो सेना थी उसने सूडान में सैन्य तख्ता पलट कर दिया है यानी मिलिट्री कॉप कर दिया है और वहां के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को गिरफ्तार करके और जितने भी और मंत्री थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकार से अब सैन्य तख्ता पलट हो गया है सूडान में। दोस्तों वहां पर प्रोटेस्ट भी हुए हैं जिसमें से 150 से अधिक लोगों की जान चली गई है और इसी प्रकार का कारनामा हुआ था इस साल की शुरुआत में। दोस्तों जो म्यांमार है वहां पर भी सैन्य तख्ता पलट हुआ है। इसी प्रकार से तालिबान ने अफगानिस्तान में भी अपनी नई सरकार बनाई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड ये ओवरटाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर इसका सलमान खुर्शीद। दोस्तों सलमान खुर्शीद एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, तो उनके द्वारा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर एक प्रकाश डाला गया है और उसके लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। क्या नाम है उस पुस्तक का? सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम। दोस्तों अगर हम बात करें इस पुस्तक में क्या कहा गया है उनके द्वारा, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो सर्वोच्च अदालत है यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा ये जो फैसला था बहुत ही अच्छा फैसला था और इसके द्वारा जो सभ्यता पर जो घाव लगे थे उसको मरहम लगाने का काम किया है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 के लिए कितनी नई टीमों का ऐलान किया गया है? तो आंसर इसका 2। यानी आईपीएल 2022 में 2 और नई टीमें दिखाई देंगी। तो इस प्रकार से आईपीएल 2022 में 10 टीमें होंगी। दोस्तों 2 टीमें कौन कौन सी नई होंगी? तो उनका नाम है लखनऊ और अहमदाबाद। तो लखनऊ की टीम को खरीदा है संजीव गोयंका ग्रुप ने और जो अहमदाबाद की टीम है उसको खरीदा है विदेशी कंपनी है एक, उसका नाम है सीबीसी ग्रुप। तो उसके द्वारा अहमदाबाद की टीम को खरीदा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश की नई रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका कनाडा। यानी दोस्तों अनीता आनंद जो है वो कनाडा की नई रक्षा मंत्री होंगी और वो स्थान किसका लेंगी? भारतीय मूल के हरजीत सज्जन का। दोस्तों अनीता आनंद कनाडा की पहली हिंदू और देश की दूसरी महिला रक्षा मंत्री होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के शारजाह के लिए सीधे उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस कौन है? तो दोस्तों श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के लिए सीधी उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन का नाम है गो फर्स्ट। यानी गो फर्स्ट के द्वारा श्रीनगर से सीधी उड़ान भरी जाएगी संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर, तो वहां से अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा भी शुरू की गई है। किसके द्वारा? गो फर्स्ट के द्वारा। और ये जो उड़ानें होंगी वो एक सप्ताह में 4 बार होंगी। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम
पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? दोस्तों 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है एनजीटी के द्वारा। किस पर? गाजियाबाद नगर निगम पर, क्योंकि उन्होंने कचरा प्रबंधन में लापरवाही बरती थी, इसलिए उन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों एनजीटी का कहना यह है कि जिन अधिकारियों ने इस पर लापरवाही की है उनकी वेतन से, यानी उनका जो वेतन है उससे इस राशि को भी वसूला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ पहला राज्य बन गया है? तो उस राज्य का नाम है गोवा। यानी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो गोवा है वो खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ को लक्ष्य हासिल करने वाला राज्य बन चुका है। इसके अलावा जो गोवा है उसने हर घर जल मिशन के तहत भी बहुत अच्छा काम किया है और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? तो आंसर इसका 11 खिलाड़ी, यानी साल 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? 11 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि है वो है 25 लाख रुपए। इसकी स्थापना हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में 1991-92 में, यानी जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। पहले विजेता कौन है? विश्वनाथन आनंद हैं। दोस्तों साल 2020 में 5 लोगों को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कौन कौन से वो नाम है? रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। अब हम बात करते हैं दोस्तों खेल रत्न अवार्ड यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की। तो साल 2021 में इसका नाम बदला गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2021 के विजेताओं की बात कर लेते हैं। तो पहला नाम है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। दूसरा नाम है रवि दहिया का, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों ये भारत के पहलवान हैं। अगला नाम है दोस्तों पीआर श्रीजेश का, जो कि हॉकी से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। पीआर श्रीजेश की बात करें तो दोस्तों ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल यानी कोई मेडल जीता है ओलंपिक में। अगला नाम है लवलीना बोरगोहेन, तो इन्हें भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा और ये बॉक्सिंग से रिलेटेड खिलाड़ी हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर कौन सा मेडल जीता है? दोस्तों कांस्य पदक जीता है यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला नाम है सुनील छेत्री का। दोस्तों ये सुनील छेत्री जो हैं वो भारत के फुटबॉल से रिलेटेड खिलाड़ी हैं, तो इन्हें भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। अगला नाम है मिताली राज का, तो मिताली राज को भी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 2021 के, और ये भारतीय क्रिकेट टीम यानी जो भारत की महिला क्रिकेट टीम है उसकी वो कैप्टन है और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भी महिला खिलाड़ी हैं, भारत की पहली। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला नाम है 5 पैरा एथलीटों का, जिसमें कितने पैरा एथलीट हैं? यानी 5 पैरा एथलीट ऐसे भी हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। उनके नाम आप ध्यान से सुनिएगा। पहला नाम है प्रमोद भगत, कृष्णा नागर और अवनी लेखरा, और इसके बाद मनीष नरवाल और सुमित अंतिल। तो ये 5 लोग ऐसे हैं पैरा एथलीट हैं जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इन्होंने दोस्तों पैरालंपिक खेलों में जो कि टोक्यो में हुए हैं तो उनमें उन्होंने मेडल हासिल किए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड 2021 की, तो उसमें भी कुछ नाम डिस्कस किए गए हैं यानी नामित किए गए हैं, नॉमिनेट किए गए हैं, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला नाम है योगेश कथुनिया, दूसरा नाम है प्रवीण कुमार, तीसरा नाम है निषाद कुमार, चौथा नाम है सुहास यतिराज, चौथा नाम है सिंहराज अधाना, भावना पटेल, हरविंदर सिंह, शरद कुमार, और इसके अलावा जो पूरी इंडियन हॉकी टीम है उसको भी अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा 2021 का, लेकिन पीआर श्रीजेश और मनप्रीत सिंह को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों शिखर धवन को भी 2021 का अर्जुन अवार्ड दिया गया है, वंदना कटारिया, मोनिका और जो भवानी देवी हैं उनको भी, और सिमरनजीत कौर, संदीप नरवाल और अंकिता रैना, इन सभी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा 2021 का। द्रोणाचार्य अवार्ड 3 लोगों को दिया गया है 2021 का, तो उनके भी नाम आप ध्यान से सुनिएगा। टीपी ओशिप और राधा कृष्ण नैयर और संदीप सांगवान, इन 3 लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है 2021 का। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल कितनी दूर तक अपना लक्ष्य भेद सकती है? आंसर इसका 5000 किलोमीटर। यानी दोस्तों जो अभी हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है वो 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य पर निशाना बना सकती है। दोस्तों इस मिसाइल को किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। तो इन दोनों ने मिलकर के अग्नि 5 मिसाइल को विकसित किया है। इसकी रेंज आप ध्यान रखिएगा 5000 किलोमीटर। इसका वजन है 50,000 किलोग्राम।
दोस्तों इस मिसाइल की जो लंबाई है वो है 1.75 मीटर और इसका जो व्यास है वो है 2 मीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदल करके क्या कर दिया है? मेटा कर दिया है। यानी अब फेसबुक कंपनी मेटा के नाम से जानी जाएगी और इसकी घोषणा किसने की है? फेसबुक के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने। दोस्तों मार्क जुकरबर्ग का कहना यह है कि जब जो उनकी कंपनी है फेसबुक कंपनी, अब वो उसका नाम इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि जो फेसबुक है उसका काम अब केवल सोशल मीडिया का काम नहीं रहेगा, अब वो उससे आगे बढ़ करके मेटावर्स के क्षेत्र में भी काम करना चाहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर इसका 3 वर्ष के लिए। यानी आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अब वो 2024 तक आरबीआई के गवर्नर बने रहेंगे। दोस्तों शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था, लेकिन अब उनका कार्यकाल 2024 तक रहेगा। दोस्तों उन्होंने आरबीआई के गवर्नर का पद संभाला था 2018 में। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपको राजा गुप्ता की स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसका फायदा आपके एग्जाम में होगा। और अगर आप राजा गुप्ता के माध्यम से अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रेफरल कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। इसके अलावा दोस्तों आप स्टडीकर को खबरिया पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। दोस्तों आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।